नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आज का हम यह आर्टिकल दैनिक जागरण पेपर से लेकर आए हैं। यह हमारे नए श्रम सुधार कानूनों पर आधारित है। जैसे कि आप सभी ने खबरों में सुना होगा कि 21 नवंबर से यह 4 नए कानून लागू हो चुके हैं, जो कि श्रम सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। तो यह एक अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि यह GS3 के आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से, और इसका संबंध सामाजिक सुरक्षा से भी है। सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक नीति से भी इसका संबंध है। तो यह एक अच्छा आर्टिकल है, जो कि GS3 में आपके मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इस आर्टिकल के मुख्य बिंदु देखेंगे 2 से 4 मिनट में। फिर हम अपना इस पर आधारित जो हमने एक प्रश्न तैयार किया गया है वो देखेंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आयोग अभी बदलाव ला रहा है। अभी करंट अफेयर से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्य परीक्षा में भी। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आर्टिकल को, और फिर ये जो उत्तर हम डिस्कस करेंगे यहाँ, इसके नोट्स बनाइए और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 से 2 बार खुद से लिखकर। तो आपकी इस टॉपिक आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या है ये नए श्रम कानून। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कानून इतने ज़्यादा हैं और इतने जटिल हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्थात जो व्यापार करने में जो सुगमता होती है, उसका जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सका था। इसी मद्देनज़र भारत सरकार ने 4 नए कानून बनाए थे, जो कि मौजूदा 29 कानूनों को समाहित कर केवल 4 कानूनों में सिमट देते हैं। इससे क्या होगा कि कानूनों का अनुपालन सही होगा, नियमों की स्पष्टता आएगी, और जो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो डिस्प्यूट है वो कम होंगे, और हमारे जो श्रमिक हैं उनका भी कल्याण हो सकेगा, अर्थात उनको भी सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आर्टिकल, उसके बाद सीधा सीधा प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये जो आज के जो राइटर है, ये हमारे मंत्री, आप जानते हैं केंद्र सरकार में, मनसुख मांडविया। ये क्या है, ये देखिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आर्टिकल को, मेन पॉइंट्स, फिर हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे हम करते हैं। कई दशकों तक भारत कमजोर आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार और रोजगार सृजन एवं श्रमिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के अभाव से जूझता रहा है। राजनीतिक उद्देश्यों से होने वाले घेराव और बंदी ने औद्योगिक गतिविधियों को बाधित किया है। अर्थात जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता था भारत में, हड़ताल, लोकबंदी और जो है श्रमिक आंदोलन जो होते थे, उनके कारण क्या होता था, औद्योगिक गतिविधियाँ बाधित होती थी। तो ये लेखक यही बता रहे हैं कि ये बदलाव क्यों जरूरी था। जैसे कि इन्होंने बताया कि श्रमेव जयते, प्रधानमंत्री जी ने ये लाल किले की प्राचीर से ये आह्वान किया था, श्रमेव जयते, अर्थात श्रमिकों की जय हो। जैसे सत्यमेव जयते हैं, उसी के ऊपर ये बना हुआ है। तो ये उद्धरण आप थोड़ा नोट कर लीजिए, आप लिख सकते हैं कहीं भी इंट्रो या निष्कर्ष में। इसका उद्देश्य क्या है, वही श्रमिकों का सम्मान करना। भारत के कानून एक्चुअली क्या है, काफ़ी पुराने हो चुके थे। ये श्रम कानून 1920 से लेकर 1950 के बीच बने थे। अब आप देख सकते हैं कि तकनीकी बदलाव कितना आ रहे हैं, प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन में जो नए नए नियम आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेज आ रहे हैं, उनको लेकर ये कानूनों में बदलाव जरूरी था। तो ये फिर से वही औपनिवेशिक सोच थी, क्योंकि पुराने ज़माने के अनुसार लागू किए गए थे औपनिवेशिक शासन के। उस समय क्या होता था, अंग्रेज लोग जो होते थे उनको अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए था, श्रमिकों की स्थिति पर वो ध्यान नहीं देते थे उतना। तो ये सब सुधार किए गए हैं। अभी जैसे बताया गया है कि डिजिटल इकोनॉमी जैसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, डिजिटल कामकाज तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नियमों में बदलाव जरूरी था। यही आर्टिकल में यहाँ तक लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये वही 29 बिखरे हुए कानून जो थे, उनको मिलाकर 4 सरल और स्पष्ट श्रम संहिताएं बनाएगी। अब इनके नाम आप देख लीजिए। क्या है, वेतन संहिता 2019, और उसके बाद दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, अर्थात द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता, जिससे सामाजिक सुरक्षा संहिता से क्या होगा, ये श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई है। जैसे कि उनको बीमा देना, उनके लिए जो है दुर्घटना बीमा इत्यादि की का प्रोत्साहन करना।
उसके बाद है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। इनके आपको नाम याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा 4 श्रम कानून आप लिख सकते हैं, क्योंकि चारों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप रख सकते हैं तो अच्छा है। तो यही इन्होंने बताया पूरा कि कैसे कैसे ये नए कानून, क्या क्या इनका लाभ है। आगे हम क्वेश्चन में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग बोर हो जाते हो। ESIC एक बॉडी है, देख लीजिए आप। ESIC, ESIC इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टेट इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन, अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम। जो आप देखते हो ना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये सारे बीमा से संबंधित कार्य यही देखता है। इसकी जिम्मेदारी है श्रमिकों के कल्याण के लिए और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए। यही कॉन्ट्रैक्ट आधारित जो वर्कर होते थे उनका अत्यधिक शोषण होता था, तो ये उनको भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही क्या करते हैं, ये जो नियोक्ता हमारे होते हैं अर्थात जो कंपनियां होती हैं उनके भी हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। नियम स्पष्ट बनाए गए हैं जिससे कि उनके अनुपालन में कोई कठिनाई ना हो, और अगर विवाद का विषय बनते हैं तो कोर्ट में भी उनको जल्दी से उनका निपटान किया जा सके। तो इसी प्रकार से ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ कीवर्ड आपको मिलेंगे। और अगर पढ़ने का समय नहीं है तो सीधा प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ये अभी यहाँ पर बताया गया है कि श्रम संहिता इससे संबंधित है। मैं श्रम संहिता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है आर्थिक अर्थव्यवस्था खंड से। प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के वर्तमान श्रम ढांचे के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या नए श्रम सुधार इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं? अर्थात ये जो 4 नए कानून बने हैं। और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सक्षम है, चर्चा कीजिए। देखिए, आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब हम हमारा जो है टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में हम इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत केवल औद्योगिक सपना ही नहीं है, ये एक सामाजिक सपना भी है कि हर व्यक्ति भी आत्मनिर्भर हो, उसको सामाजिक सुरक्षा मिले। तो उस दिशा में ये चारों कानून कितना अपना, अब कितनी भूमिका है इनकी, यही डिस्कस हमें करना है। तो अभी छोटा सा इंट्रो देंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि जैसे कि हाल ही में 21 नवंबर, या याद नहीं रहता तो हाल ही में 4 नए कानून जो है लागू किए गए हैं, वो श्रम सुधार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे करके आप एक लाइन में लिख सकते हैं, और इसको आप पढ़ लीजिए। अगर और अच्छा सा लिखना है तो इसको देख कर आप लिख सकते हैं। भारत का श्रम ढांचा दशकों से जटिल, खंडित और अनुपालन भार से ग्रस्त रहा है। औद्योगिक विकास, उत्पादन क्षमता और रोजगार सृजन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हाल ही में 4 श्रम सुधार, जो ये हैं चारों अभी बताए हैं, 4 श्रम सुधार और व्यापारिक सुरक्षा एवं संहिता, ये लास्ट का ये पढ़ लीजिए आप तीनों, को आधुनिक भारत के आर्थिक परिवर्तन का आधार माना गया है। ये आप इतना स्टेटमेंट लिख दें। इनके नाम नहीं लिखना आप, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा इंट्रो में। इनको आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी ऐसे शॉर्ट में बॉक्स बनाकर ऐसे कहीं लिख सकते हैं कॉर्नर में, 4 नए कानून, और फिर ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इनके नाम लिख देना, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको ये चारों नए कानून याद है। अब पहला हेडिंग क्या है कि समक्ष चुनौतियां क्या है वर्तमान ढांचे के समक्ष? क्योंकि वर्तमान ढांचे के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, तो उनके सुधार हेतु ही ये कानून लाए गए हैं। तो पहले हम 1 बाय 1 चुनौतियां बताएंगे, फिर उनके जो आगे प्रभाव है या समाधान कैसे प्रस्तुत करते हैं, और आत्मनिर्भर भारत में इनका क्या योगदान है ये बताएंगे। देख लीजिए आप क्या क्या चुनौतियां है वर्तमान में। जैसे सबको पता है कि हमारा 90% क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल अर्थात अनौपचारिक है। तो पहला हेडिंग इसी से है। अत्यधिक असंगठन और सामाजिक सुरक्षा की कमी, 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, जिनके पास पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ जैसी सुविधाएं नहीं है। तो जब 90% लोगों के पास ही सुविधा नहीं है, तो बचे 10% से क्या होने वाला है। तो इसलिए इनको भी कवर किया गया, आगे हम बताएंगे। दूसरा क्या है, गिग वर्कर्स। जैसे आप जानते हैं जोमेटो, स्विगी, या ये जो कैब ड्राइवर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब करते हैं, उनकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, घंटों के हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। तो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए कोई सुनिश्चित सुरक्षा नहीं है। प्रवासी श्रमिकों का डेटा और पंजीकरण बहुत सीमित है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ लोग जो है रूस गए थे कुछ अपने काम के लिए, और उनको वहाँ सेना में भर्ती कर दिया, ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है। कतर और जो सऊदी में कफाला जैसी पद्धतियाँ थी, वो उनका शोषण करते थे।
और उनका डेटा भी हमारे पास नहीं है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है, प्रॉपर डेटा नहीं है। तो ये नए कानून उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। दूसरा क्या है, जटिल और बहुस्तरीय कानून सुरक्षा। जटिल कानून भारत की एक बड़ी समस्या है, चाहे वो श्रम से संबंधित हो या सामाजिक कानून हो। पहले देखिए 29 केंद्रीय कानून और सैकड़ों राज्य कानून भी थे, तो इससे क्या होगा, कानूनों का ओवरलैप होगा। जैसे सपोज करो एक कानून का दायरा ये है, एक कानून का दायरा ये है, तो जो भी यहाँ ओवरलैप की स्थिति में होगा वहाँ भ्रम की स्थिति होगी, और उस पर उसके ऊपर कोर्ट का निर्णय भी, कोर्ट को निर्णय देना भी मुश्किल होगा, क्योंकि सपोज कीजिए एक कानून ये कर बोलता है और एक कानून ये बोलता है, तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी या यहाँ ये कॉन्ट्रोडक्शन हो गया। तो जटिल कानून और ऊर्जीवी अनुपालन प्रणाली थी पहले। उद्योगों के लिए लागत बढ़ती थी और नए निवेश निरुत्साहित होते थे। अभी आप देखते होंगे जैसे कि जब चीन में कोविड आया था, तो उसके बाद चीन+1 की पॉलिसी पश्चिमी देशों ने की थी कि चीन से निर्भरता करके किसी एक देश को अपना जो है उत्पादन का केंद्र बनाया जाए। उसमें चीन+1 में सबसे ऊपर नाम भारत का था। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ इतने कठिन कानून है, इतनी उलझी हुई प्रणाली है, नई कंपनियां नई जो चीन में जो स्थित कंपनियां थी पश्चिमी देशों की, उन्होंने चीन तो छोड़ा, लेकिन वे सारी कंपनियां भारत की तरफ नहीं आई। अधिकांश किधर गई, कुछ वियतनाम गई हैं, कुछ कोरिया गई हैं, कुछ फिलीपींस में भी गई हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा श्रम कानून आसान है। तो ये जटिल कानूनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उद्योग पर। ये देख लीजिए आप, चीन+1 आप यहाँ जरूर लिखिए कीवर्ड कि चीन+1 का भारत समुचित लाभ नहीं ले पाया, चीन+1 सिद्धांत का। उद्योग के लिए बढ़ती लागत ये देख चुके हैं हम। कौशल अंतर और तकनीकी परिवर्तन। अच्छा, कौशल स्किल्स जो है मैपिंग यहाँ बड़ी समस्या है कि कंपनियों को यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है। जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक डेटा जरूर देना, स्किल या ग्राफ ऐसे बना देना कि दक्षिण कोरिया में कितने प्रतिशत स्किल लेबर है, लगभग 86%। 86%। और अपने यहाँ क्या है, 10% से भी कम है स्किल्ड लेबर जो है, शायद 5 से 7% है। आप डेटा देख लीजिए एक बार। तो ये एक बड़ा गैप है, जहाँ स्किल्ड लेबर होगी तो कंपनियां उधर जाएगी। ये आप देख लेना, बना लेना एक बार। एमएसएमई व ग्रामीण क्षेत्रों में स्किलिंग रीस्किलिंग का भारी अभाव है। अच्छा, रीस्किलिंग ये होता है कि जो एक पुरानी स्किल है उसी को लेकर बैठे रहेंगे लोग, उसको अपडेट नहीं करते हमारे श्रमिक, तो रीस्किलिंग का भी भारी अभाव है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, श्रमिक उत्पादकता अभी भी ऐसे प्रतिस्पर्धी देशों से तुलना में कम है। अच्छा, जब उत्पादकता कम होगी तो जो उत्पादन की लागत है वो बढ़ जाएगी, तो ये भी एक बिंदु है। श्रम विवाद समाधान, ये जो मुख्य मेन पॉइंट इसका यही है, श्रम विवाद समाधान और निरीक्षण प्रणाली कमजोर है। क्योंकि जो भी औद्योगिक कानून जो होते हैं उनमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है दो कंपनियों के मध्य, उसको हल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है अपने यहाँ। श्रम न्यायालयों में लंबित देरी और फाइलें, भ्रष्टाचार की संभावना होती है, पारदर्शिता की कमी होती है। तो ये जो है ये सब आप लिखेंगे जरूर, क्योंकि ये विवाद विवाद समाधान तंत्र कमजोर है हमारे यहाँ पर। अब जो नए श्रम कानून है वो इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, अब वन बाय वन इनका समाधान भी लिखेंगे। नए श्रम कानून के तहत क्या है ये देखते हैं। कानूनी ढांचे का सरलीकरण और समन्वय, तो ये सबसे मेन पॉइंट जो है इसका यही है कि भाई सभी कानून को, जो 29 कानून थे उनको जो ओवरलैपिंग थी या उनमें जो कमियां थी उनको सुधार कर केवल 4 कानूनों में बना दिया गया है। तो इससे ईओडीबी अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा, क्योंकि कोई भी निवेश तभी आता है जब वहाँ कानून सरल होते हैं। और बाहरी निवेशक यही देखते हैं सबसे पहले कि कितने लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कितने क्या कानून है, डिस्प्यूट अगर होता है तो उसका रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, वो उपस्थित है कि नहीं है, तो तभी बाहरी निवेशक आते हैं, एफडीआई तभी आती है। स्वयं प्रमाणीकरण, एकीकृत रजिस्टर, डिजिटल अनुपालन से पारदर्शिता बढ़ेगी। अच्छा, इसमें जैसे कि कुछ कानूनों में क्या किया है, जैसे कि पोल्यूशन फैलाने का कानून, पोल्यूशन से संबंधित कानून है या कुछ अन्य कानून है, उनके लिए क्या किया कि इन्होंने स्व प्रमाणीकरण कर दिया कि जो नए निवेशक है वो सेल्फ टेस्ट खुद ही लिख के देंगे कि मैं ये नहीं करूँगा। तो पहले ये क्या होता था कि किसी जाकर जो है किसी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती थी, तो कुछ एनओसी वो स्वयं भी देगा वो, तो ये उनके लिए आसान हो चुका है काम। एकीकृत इंटीग्रेटेड रजिस्टर है, उसमें सभी डेटा रहेगा निवेशकों का, जो भी निवेश करना चाहते हैं, तो उससे कानून सरल होगा। और डिजिटल, अभी सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, आप जैसे देखते हैं इसमें निवेश मित्र लिखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पर। निवेश मित्र के माध्यम से क्या हो रहा है,
जो निवेशक है सारी उनको सारी इन्फॉर्मेशन यही मिलेगी कि उनके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुँची है, क्या उनको लाइसेंस लेना है, कौन कौन से लाइसेंस अप्रूव हुए। तो ये डिजिटलीकरण हो चुका है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो इससे आसानी हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है और करप्शन भी कम होगा। निवेशकों को आकर्षित करने वाला माहौल तैयार हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत हो रहा है। जैसे कि आप अभी तक राजस्थान में केवल था ये गिग वर्कर का जो सामाजिक सुरक्षा थी, अभी ये जो नए श्रम कानून आए हैं इनके तहत गिग वर्कर का भी जो है सामाजिक सुरक्षा कानून की कवर की गई है। असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन, बीमा, मातृत्व सुरक्षा जैसी का मजबूत आधार बनाया गया है। ये ईएसआईसी के माध्यम से ये सब किया गया है। ये जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है उसके माध्यम से क्या हो रहा है, 700 जिलों तक इसका विस्तार है और सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। तो ये आप जरूर लिखेंगे जब भी सामाजिक सुरक्षा की बात है तो इस बॉडी का नाम, अन्यथा कोई उत्तर आपका प्रभावी नहीं होगा। ये इस टाइप के कीवर्ड आप नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं मुख्य परीक्षा में। देखिए संपादकीय तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन जब हम यहाँ डिस्कशन करते हैं मॉडल उत्तर के अलावा भी जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो आप नोट करते चले, क्योंकि केवल मॉडल उत्तर पढ़ोगे तो उतना क्लियरिटी नहीं आएगी। यदि शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ा कीजिए, खासतौर से नए छात्र जो हैं उनको तो एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर करने ही चाहिए। पुराने छात्र जो है जो 3-4 बार मेंस दे चुके हैं वो तो मॉडल उत्तर देखते ही समझ जाएंगे अपने पॉइंट्स क्या क्या है। चलो डिस्कस करते हैं आगे। रोजगार सृजन और उद्योगों के लिए लचीलापन है। ये क्या है, रिट्रेंचमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर स्पष्ट नियम है, औद्योगिक संबंध में सुधार आएगा। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, छटनी होती है। जैसे आप देखते हैं कि अभी नई कंपनी जैसे कोई आईटी कंपनी एक्सेंचर, उन्होंने 10,000 लोगों की छटनी कर दी है। टीसीएस 20,000 लोगों की छटनी कर रहा है। अच्छा, जब ये छटनी करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि भाई श्रमिक जो है उनके जो एम्प्लॉय हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये नई जो श्रम संहिता है उसमें ये छटनी पर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं कि जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, उनका सुधार वो सुरक्षा प्रदान की जा सके उनको। राज्य को आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नियम बनाने की स्वतंत्रता है। ये थोड़ी छूट दी है राज्यों को भी। पहले क्या होता था, सेंटर बना देता था कानून। अब इसमें क्या है कि राज्यों को अपने जो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा कानून बना सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि मिनिमम लेबर क्या है, ये राज्य निर्धारित कर सकते हैं कि भाई हम इतनी मिनिमम लेबर देंगे, या कोई अन्य कानून भी जैसे कि लाइसेंस फीस कितनी है, ये सब तो अपने अपने अकॉर्डिंग वो राज्य अब निर्णय ले सकते हैं। नई विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देना, ये तो एक कॉमन सा पॉइंट है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। चौथा हेडिंग देखते हैं, महिला श्रम शक्ति, भागीदारी और कार्यस्थल सुरक्षा। देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर महिलाओं का योगदान कम है तो वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में हमारे यहाँ क्या है, महिलाएं नाइट शिफ्ट में डरती है जाने से, उनका शोषण होता है। ग्लास सीलिंग का एक प्रभाव होता है, यह आप जरूर लिखेंगे। ग्लास सीलिंग अर्थात क्या होता है, इसका अर्थ कि महिलाएं एक पद तक तो जाएंगी, उसके बाद उनके ऊपर एक अदृश्य छत होती है जो उनको उनका प्रमोशन रोक देती है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन एक ये ह्यूमन टेंडेंसी बनी हुई है कि जैसे महिलाएं क्या है कि भाई आप मैनेजर के ऊपर उनको नहीं बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं करेंगे, तो उनके लिए प्रमोशन की जो एक छत लगा दी जाती है, अर्थात एक जो है बाधा तैयार की जाती है पुरुषों द्वारा। तो यही ये सब जो है महिला श्रम शक्ति भागीदारी को हतोत्साहित करता है। तो ये नए कानून इसको बढ़ावा देंगे। जैसे कि महिलाओं को रात की शिफ्ट की कार्य अनुमति है, सुरक्षा प्रावधान कंपनी को करने पड़ेंगे। जैसे उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भेजना होता है, अगर महिलाएं लास्ट ऑफिस में रुकी है तो उनके लिए गार्ड की सुविधा होती है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों के अनुसार भागीदार आधुनिक मर्यादा, जैसे कि मातृत्व लीव का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सब में वृद्धि होगी। तो यही इसका जो है प्रभाव है नए कानूनों का, जो यहाँ पूछा गया था कि ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को कैसे साकार करेगा। जब ये सब कुछ हमारे पास होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो अब एक निष्कर्ष देख लेते हैं। नए श्रम सुधार भारत में श्रम ढांचे का संरचनात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, उद्योगों के लचीले संचालन और अर्थव्यवस्था के औद्योगिक पुनरुद्धार को गति देते हैं। और SDG 6 क्या है, ये SDG 6 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात जो है एक अच्छे कार्य की स्थिति। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, डिसेंट ग्रोथ, अर्थात
देख लीजिएगा आप हिंदी में जो लिखते हैं एसडीजी आर्ट जो है। एक सेकंड। अच्छा, एसडीजी आर्ट को हिंदी में बोलते हैं डिसेंट वर्क, अर्थात सभ्य कार्य और इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, और आर्थिक विकास। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में यहाँ। अगर निष्कर्ष बड़ा हो रहा है, टाइम कम है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो आप सीधा एसडीजी आर्ट की प्राप्ति लिखिए। एग्जामिनर को इतना पता रहता है, जो आप कॉपी चेक करने वाले जो निरीक्षक होते हैं आपको आपके। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया है आज तेजी से, और इसके अलावा ये आप देख ही सकते हैं, बार बार बताने का कोई लाभ नहीं है। जो भी समीक्षा अधिकारी के छात्र हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसमें 31 टेस्ट दिए जा रहे हैं, कॉपी अच्छे से चेक होती है और बाकी मॉडल उत्तर भी प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं, और आप इसको देखते रहिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। दोस्तों देखिए काफ़ी कम प्रोत्साहन आपका मिल रहा है, जबकि हम बड़ी मेहनत से ये संपादकीय आधारित प्रश्न लेकर आते हैं। शायद ही कोई अन्य चैनल, जो बड़े बड़े चैनल है, वो भी इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करते होंगे। तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ जो भी अन्य प्रतियोगी छात्र हैं उनके साथ ये साझा कीजिए, जिससे हम अधिक से अधिक इस वीडियो बना सके और इस पहल को अपने कंटिन्यू कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ विदाई लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।